राजस्थान इतिहास के अंतर्गत अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है धातु युग के अंतर्गत। भारत में पाषाण काल के पश्चात धातु युग की स्थापना हुई। प्रागैतिहासिक काल आपका चल रहा है। प्रागैतिहासिक काल में आपको दो काल बताए थे मुख्यतः, पाषाण काल और धातु काल। अब धातु काल के अंतर्गत भी अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को बताया गया था ताम्रपाषाण, ताम्रकाल, कांस्य युग और लौह युग। इस संस्कृति को या जिसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। तांबे के साथ टिन धातु को मिलाकर एक मजबूत धातु के रूप को बनाकर उन्होंने अपने औजारों को बनाना शुरू किया, इसीलिए इसे कांस्य संस्कृति भी कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आती है कि सभ्यताओं का उदय होता कैसे है। पाषाण काल में मानव ने अपनी रिहायश का क्षेत्र बनाया था, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ उसे सब चीज़ें इजीली प्राप्त हो जाएं। और वो जगह कौन सी हो सकती है? नदियों के किनारे। नदियों के किनारे चूँकि कगार होती थी कि पहाड़ जो थे नीचे की तरफ से नदियों के बहने से कट जाते थे और वहाँ मानव को रहने योग्य स्थान प्राप्त हो जाया करता था। तो मानव वहाँ इसलिए रहता था कि शिकार के लिए आसानी से उसे पशु उपलब्ध थे जो वहाँ पानी पीने आते थे, रहने के लिए स्थान था और खुद के लिए भी जल प्राप्त था। लेकिन कालांतर में जब मानव ने कृषि करना शुरू किया तब भी मानव ने अपना रिहायश का मुख्य क्षेत्र जो चुना वो नदियों के किनारे ही चुना। नदियों के किनारे में ऐसे स्थान को चुनने का कारण रहा होगा जल की उपलब्धता, क्योंकि कृषि के लिए जल चाहिए था। वही शिकार की उपलब्धता, शिकार भी उसे आवश्यक था। और दूसरा, नदियों के किनारे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं जो किनारे पर छोड़ती चली जाती हैं, और इसीलिए नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी थी जिसका प्रयोग मानव ने अपनी कृषि के लिए किया। यही कारण है कि भारत की या विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वे सभी सभ्यताएं नदी घाटियों में या नदियों के किनारे ही प्राप्त होती हैं। कालांतर में चूँकि हर जगह ये होता है, नदियों का मार्ग बदल गया या किसी कारण वो नदी खत्म हो गई, लुप्त हो गई, जैसे कि सरस्वती नदी, तो हमें वहाँ पर आज के समय में नदियाँ प्राप्त नहीं होती, लेकिन किसी समय में इतिहास में वहाँ पर नदी रही हुई होती हैं। राजस्थान में ताम्रकाल नदी घाटियों और जल बाहुल्य क्षेत्र में ही विकसित हुआ था। जैसे राजस्थान के बारे में कहा जाता है, राजस्थान में जहाँ आज मरुस्थल है उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कभी समुद्र था। भूकंप के कारण, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक भूमि निकल आई, समुद्र का जल दक्षिण में हट गया और यहाँ रेत रह गया। वरना जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में किसी समय में नदियाँ और समुद्र थे और यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। आज से हजारों वर्ष पूर्व इन क्षेत्रों में मानव जीवन अच्छे से विकसित हो रहा था, जहाँ उस समय के मानव ने एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति को विकसित किया जो विश्व में अन्य जगह भी फलीभूत हो रही थी। संभवतः सरस्वती और द्रस्वती नदी इन्हीं समुद्रों में, जो दक्षिण भारत के समुद्र थे, इनमें गिरती थीं और इन्हीं सरस्वती और द्रस्वती नदियों के किनारे ही हमें प्राचीन सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। ये माना जाता है कि सरस्वती नदी जो थी अत्यंत पवित्र नदी थी। कालांतर में सरस्वती नदी का ही नाम राजस्थान में घग्गर के नाम से हो गया, या वो हमें वर्तमान में घग्गर नाम से दिखाई देती है, जहाँ हमें कालीबंगा संस्कृति प्राप्त होती है। कि ऋग्वेद के कई मंडलों की या सूक्तों की रचना प्राचीन ऋषियों ने सरस्वती के किनारे ही की थी, लेकिन चूंकि अब ये लुप्त हो गई है इसीलिए हमारे पास इस तरह के कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। ये माना जाता है कि यहाँ आज से 5 से 6 हज़ार वर्ष पूर्व यहाँ पर भी मानव की सभ्यताएं थीं। अब बात करते हैं कि राजस्थान की कौन सी ऐसी प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभ्यताओं में नाम आता है कालीबंगा, आहड़, बनास, बागौर, रंगमहल, गिलुंड, नोह, बैराठ आदि। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आहड़ और उसके आसपास के क्षेत्र बनास नदी घाटियों पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का उत्खनन यानी कि इसकी खोज कब हुई? 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की। उसके बाद कालांतर में 1961 से 1969 में यहाँ खोज का कार्यक्रम होता रहा और इससे बीबी लाल, बीके थापर, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन जैसे विद्वान जुड़े।
इस सभ्यता की खोज के लिए स्थान कौन सा चुना गया? वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा नामक स्थान पर, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे करीब आधा किलोमीटर वर्ग में फैले 12 मीटर ऊंचे 2 टीलों की गहराई और चौड़ाई में खुदाई की गई। उन टीलों से ही इस सभ्यता के 5 स्तर प्रकाश में आए और उन 5 स्तरों में हमें 2 सभ्यताएं दिखाई देती हैं। पहली प्राक सैंधव या प्राक हड़प्पा और दूसरी सैंधव या हड़प्पा कालीन। यहाँ ये बात आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी सभ्यता एकदम विकसित नहीं होती या एकदम हमें दिखाई नहीं देती। जैसे एक बालक पहले शैशवावस्था में होता है, फिर वयस्कावस्था में या युवावस्था में पहुंचता है और उसके पश्चात वृद्धावस्था में पहुंचता है, वैसे ही सभ्यताएं हैं। पहले प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सभ्यता के कुछ चरण हमें पूर्व की सभ्यताओं से नई सभ्यता में जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद विकसित हड़प्पा सभ्यता, जब हमें वो सभ्यता एक विकसित या युवावस्था की ओर जाते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले प्राक सैंधव युगीन सभ्यता की। कालीबंगा ऐसा विशेष क्षेत्र है जहाँ से हमें प्राक सैंधव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राक सैंधव युगीन बस्तियों के साक्ष्य भारत में बहुत कम स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनमें कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त होना राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। प्राक सैंधव युगीन सभ्यता कालीबंगा के पश्चिमी टीले के प्रारंभिक 2 स्तर से हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले बस्ती। प्रारंभिक स्थलों से जो बस्ती हमें प्राप्त हुई है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता में। जब आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि एक तरफ नगर है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा कि एक तरफ नगर है और एक तरफ दुर्ग है। लेकिन प्राक सैंधव में जो कुछ है वो एक ही परकोटे के अंतर्गत है, जो हमें पश्चिमी टीले से प्राप्त हुआ है। इस परकोटे का जो क्षेत्रफल है वो 40 से 30 सेंटीमीटर या 20 × 10 सेंटीमीटर की ईंटों से बना हुआ है। ये कच्ची ईंट हैं जिनसे ये परकोटा बना हुआ है। परकोटे की पश्चिमी और पूर्वी दीवारों के बीच दूरी कितनी थी ये अज्ञात है। इसका कारण क्या है कि वो दीवारें स्पष्ट नहीं प्राप्त होती। उत्तर से दक्षिण की दीवारों की दूरी 250 मीटर है। तो हमें थोड़ा सा परकोटे का क्षेत्रफल निर्धारित करना सरल हो जाता है। दूसरी चीज़, परकोटा यानी कि चारों तरफ चहारदीवारी जो बनाई गई है, वो चहारदीवारी 2 चरणों में बनाई गई। पहले पतली चहारदीवारी बनाई गई जिसकी चौड़ाई 1.90 मीटर थी। बाद में उसे अंदर की तरफ और मोटा किया गया, जो कि 3.10 से लेकर 4.10 मीटर तक चौड़ी कर दी गई। शायद सुरक्षा की दृष्टि से उस काल के लोगों ने ऐसा किया होगा। बस्ती के बाद आते हैं भवन पर। यहाँ भी सामान्यतः जो भवन प्राप्त होते हैं वो परकोटे के अंदर ही प्राप्त होते हैं। इन ईंटों का अनुपात भी वही है, 40 या 30 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। यहाँ के जो मकान हैं उनमें ज़्यादातर 4 या 5 बड़े या छोटे कमरे हैं, एक आंगन है। इनकी छतों को बल्लियों और मिट्टी से, जिसे कबेलू से ढका जाता था। मकानों के बाहर चबूतरे बनाए गए थे। सामान्यतः कमरों की जो फर्श हैं उन्हें चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था, लेकिन कुछ मकानों में पकाई गई ईंटों के फर्श भी मिले हैं। पकाई गई ईंटों का तात्पर्य है आग में पकाकर पक्की की गई ईंटें। मकानों की या कमरों के फर्शों को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। मकानों की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मकानों में 2 प्रकार के चूल्हे प्राप्त होते हैं, एक सतह के अंदर, एक सतह के बाहर। सतह के बाहर जैसा वर्तमान में आजकल भी आप लोग देखते हैं वो, और सतह के अंदर जो होते थे या ज़मीन के नीचे जिन चूल्हों को बनाया जाता था उनमें ईंधन देने के लिए और धुआं निकालने के लिए छेद बनाए जाते थे, जिससे कि ये दोनों हो सकें। सिंधु हड़प्पा काल की तरह यहाँ भी सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। पानी के निकास के लिए पूरे मकान में पक्की नालियाँ थीं। ये नालियाँ बाहर विशेष खड्डे जो बनाए जाते थे, जिनमें कि बर्तन रखे जाते थे, जहाँ गंदा पानी या कूड़ा करकट एकत्रित होता था, उनमें जाकर गिरता था। अब इसके बाद प्राक सैंधव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो कि कालीबंगा में ही प्राप्त होती है, विश्व में कहीं और प्राप्त नहीं होती,
वो है जुते हुए खेत के अवशेष। इसे याद रखिएगा, अनेक बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्राक हड़प्पा का या प्राक कालीबंगा संस्कृति से, ठीक है, या कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, प्राक हड़प्पा संस्कृति के हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहर हमें जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम नमूना है ये अवशेष। सबसे पहली चीज़ जुते हुए खेत हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हल की सहायता से खेतों को जोता जाता था, क्योंकि हमें प्राक हड़प्पा में हल प्राप्त नहीं हुए। बाद की हड़प्पा सभ्यता से भी हमें हल के केवल खिलौने प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं। तो ये पता चल गया कि हल की सहायता से खेत को जोता जाता था। हरइयों के निशान हमें जाल के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक साथ दो प्रकार की फसलें वहाँ उगाई जाती थीं, जैसा कि आजकल भी वहाँ पर होता है। कालीबंगा के आसपास के क्षेत्र में आज भी दो प्रकार के अनाज, सरसों और चने की मिलीजुली खेती होती है। उत्खनन में मिले खेत की दुतरफा जुताई में हराइयों के चिन्ह एक वर्ग जाल के रूप में बने हैं। उत्तर और दक्षिण की हराइयों की दूरी 1.10 मीटर है, किंतु पूर्व से पश्चिम की हराइयों की मध्य केवल 30 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पादनों के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, किंतु यहाँ की नदियों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ रबी की फसल के रूप में जौ, गेहूँ आदि उगाए जाते थे। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक कृषि उपकरण और अन्न संग्रह के साधन यहाँ की आर्थिक समृद्धि के परिचायक हैं। विद्वान ये कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में उल्लिखित बहुधान्यदायक प्रदेश इसी को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुधान्यदायक प्रदेश इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अब इसके पश्चात बर्तन, कि यहाँ से हमें मृदभांड या मिट्टी के कई बर्तन जो प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं। एक तो हमें यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो विविध प्रकार के हैं, और इस विविध प्रकार के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। ABCDEF फैब्रिक, फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, फैब्रिक डी, फैब्रिक ई और एफ। इनके आधार, इन बांटने का आधार होता है बर्तनों का रंग, कि बर्तन किस रंग के प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर जो बर्तन हैं वो उनका रंग लाल है, लेकिन उनके ऊपर और मध्य भाग में काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं। बर्तनों को चाक से बनाया गया है, लेकिन इतने सुघड़ नहीं है, ऐसा लगता है भौंडे तरीके से उन्हें बना दिया गया है। बर्तन पतले हैं और हल्के बनाए गए हैं। इन पर अलंकरण के लिए चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण, समानांतर रेखाओं से अलंकरण किया गया है। फूल, पत्ती, चौपड़, पक्षी, खजूर आदि का अलंकरण भी यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ से घड़े, प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, पैंदे वाले ढक्कन और लोटे बर्तनों के रूप में प्राप्त हुए हैं। मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि की आकृतियाँ भी इन पर बनाई जाती थीं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के कालीबंगा से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनमें हमें अन्य वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे खिलौने, पशुओं और पक्षियों के स्वरूप यानी कि खिलौने का ही रूप, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, नाप तौल के पैमाने, तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच की मड़ियाँ आदि। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मृदभांड और मोहरों पर हमें जो लेखन मिलता है वो सिंधु लिपि के समान ही है। जैसे कि सिंधु लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे ही इसे भी अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद आपका इसमें स्टार्ट होगा सैंधव युगीन या कालीबंगा की हड़प्पा युगीन संस्कृति। धन्यवाद।